जंगल के बीच एक प्यारे से घर में एक जियोलॉजिस्ट इश शांतिपूर्ण जीवन जीता है। एक सुबह वो पायराइट की तलाश में खदान पर जाने का फैसला करता है और घर से निकलते समय अपनी माँ का फ़ोन कॉल अनदेखा कर देता है। कुछ ही देर बाद जब वो काम कर रहा होता है, अचानक एक सांप उसके हाथ पर काट लेता है और वहाँ से रेंगता हुआ चला जाता है। घबराकर वो अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन गलती से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर वो एक चाकू का इस्तेमाल करके जहर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो तेज़ी से अपने घर वापस आता है और पानी पीता है, लेकिन फिर बिस्तर पर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। कुछ घंटों बाद इश हिल भी नहीं पाता और उसका हाथ भयानक रूप से सूज जाता है। वो किसी को दरवाज़ा खटखटाते हुए और बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनता है, लेकिन वो हिल या बोल नहीं पाता। शाम को वो बिस्तर से उठकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो पानी गिरा देता है और फर्श से ही पानी चाटने लगता है। इश अपनी माँ को पुकारता रहता है और तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, हम तुमसे प्यार करते हैं। कई दिनों बाद इश बेहतर महसूस करते हुए उठता है और उसका हाथ नॉर्मल हो जाता है। वो अपनी कार साफ करने के बाद उसमें बैठता है, लेकिन कार को स्टार्ट करने में कई कोशिशें लगती हैं। इश शहर की ओर जाता है और हैरान हो जाता है जब वो सड़कों को खाली देखता है। अचानक वो एक सड़े हुए शव को ज़मीन पर देखता है। हर जगह मिलिट्री की गाड़ियां हैं और दूसरी गाड़ियों के अंदर भी मरे हुए लोग हैं। एक सड़क के साइन पर वो पढ़ता है कि एक ग्लोबल पेंडेमिक फैल चुकी है और अमेरिकन सरकार को सस्पेंडेड कर दिया गया है। घबराकर वो अपनी कार में वापस बैठता है और रेडियो चालू करता है। खबर में लोगों को याद दिलाया जाता है कि वायरस बेहद संक्रामक और घातक है, इसलिए सभी को घर के अंदर रहना चाहिए। जब वो अपने परिवार के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं। कुछ देर रोने के बाद वो उन्हें पीछे के बगीचे में दफना देता है और उनके माथे पर एक चुंबन लेकर अलविदा कहता है। अपने बचपन के बिस्तर पर आराम करने के बाद ईश शहर में और खोज करता है और चर्च में दर्जनों शव देखता है। फिर वो कुछ ज़रूरी सामान, जिसमें एक बंदूक भी शामिल है, इकट्ठा करता है और पुल की ओर जाता है, लेकिन वहाँ रास्ता बंद मिलता है। गुस्से में चिल्लाते हुए वो एक अलग रास्ते से लास वेगस पहुँचता है, जो पूरी तरह से सुनसान है। इमारतों में खोजबीन करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो वो एक जकूज़ी में आराम करने का फैसला करता है। बाद में वो एक बार में ड्रिंक लेने जाता है, लेकिन एक आवाज़ सुनकर उसका ग्लास गिर जाता है। ये आवाज़ मिल्टन और एन की होती है, जो बताते हैं कि वो इम्यून है और जब ये सब शुरू हुआ था तब से यहाँ फंसे हुए हैं। मिल्टन ने अपने फ़ोन पर एक अनाउंसमेंट रिकॉर्ड की हुई है और इश को दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये वायरस नया है और किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आया है। वैक्सीन बेअसर साबित हुई और लोग सड़कों पर घबराहट में आ गए। आखिरकार सरकार ने नियंत्रण खो दिया और वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक ईश कन्फेस करता है कि उसके माता पिता ने उसे बताया था कि एक नई बीमारी फैल रही है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि ये इतनी गंभीर होगी। मिल्टन और एन उसे बताते हैं कि सभी देश बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए शायद दुनिया में उनकी तरह केवल कुछ ही लोग बचे हैं। एन कन्फेस करती है कि उसने अपनी बेटियों और पति को एक वीडियो कॉल पर मरते हुए देखा था। जब वो दोनों पीते रहते हैं, इश एलिवेटर लेने जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और वो ज़मीन पर सो जाता है। अगली सुबह वो एन को स्टोर से महंगे कपड़े पहनते हुए देखता है। इश सोचता है कि क्या जिंदा रहने का कोई मतलब है, और एन कहती है कि उसका दिल धड़कना इस बात का संकेत नहीं है कि वो जिंदा है। फिर वो तीनों ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा होते हैं और इश को पता चलता है कि मिल्टन की पत्नी की मौत इसी होटल में हुई थी। इश अनाउंस करता है कि वो जल्द ही यहाँ से जाएगा और नाराज एन मेज छोड़कर चली जाती है। मिल्टन इश को रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उनके पास खाना और जनरेटर है। जब वो इश को अपनी गन दिखाता है तो वो ये भी बताता है कि उसकी और एन की एक अग्रीमेंट है, जब खाना खत्म हो जाएगा तो वो खुद को मार लेंगे। जब इश कहता है कि देश में 1 दशक तक के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, तो मिल्टन पूछता है कि जब वो सब चला गया है जिसकी उन्हें परवाह थी, तो कोई क्यों जीना चाहेगा। जाने से पहले इश एन से उसके साथ आने के लिए कहता है। वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी उसे चूमती है, जिसके बाद इश को उसे धक्का देना पड़ता है। जाते समय इश 2 गोलियों की आवाज़ सुनता है। गुस्से में वो खतरनाक गति से सड़क पर गाड़ी चलाता है और लगभग एक कुत्ते को टक्कर मार देता है, लेकिन वो समय रहते रुक जाता है। वो कुत्ते का नाम लकी रखता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो लाइब्रेरी में रुकता है और जीवित रहने से जुड़ी सभी किताबें इकट्ठा करता है। कुछ और नहीं सूझने पर वो अपने पुराने घर वापस आता है और लकी के साथ एक नया जीवन शुरू करता है। 1 साल बाद इश अभी भी जिंदा है। वो खुद को काम और एक्सरसाइज में बिजी रखता है, लेकिन उसे लगता है कि वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहा है और कभी कभी वो अपनी कार को गोल गोल चलाता है। एक सुबह वो लकी के भौंकने की आवाज़ सुनता है और विंडो से बाहर देखता है तो उसे दूर धुआं दिखाई देता है। इश और लकी तुरंत कार में बैठते हैं और शहर की ओर जाते हैं। धुएं का पीछा करते हुए
वो एक खास घर तक पहुंचते हैं। एम्मा छत पर बंदूक ले दिखाई देती है, लेकिन जब इश अपनी सिचुएशन समझाता है तो वो बंदूक नीचे रख देती है। वो उसे अंदर आने का इन्विटेशन देती है और बताती है कि वो कुछ दिन पहले यहाँ आई थी। वो चाय और ब्रेड शेयर करते हुए अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। जब ईश जाने की कोशिश करता है तो एम्मा उसे रात भर रुकने के लिए कहती है। अगली सुबह ईश उसे अपने साथ रहने के लिए मनाता है ताकि वो एक दूसरे का साथ दे सकें। जब एम्मा घर को देखती है तो ईश उस फंदे को हटा देता है जो उसने निराशा में लटकाया था। देखती है कि चूहे पेंट्री में घुस गए हैं, इसलिए वो दोनों शहर जाकर सामान लेते हैं। स्टोर पर उन्हें शवों और कुछ चूहों से आने वाली भयानक बदबू को नजरअंदाज करना पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एम्मा और इश एक नई रूटीन में ढल जाते हैं। वो सब्जियां उगाते हैं और खाने के लिए मछली पकड़ते हैं। शहर में जानवर सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एम्मा इश के बाल काटती है और वो मुर्गियों के लिए एक कोप बनाना शुरू करता है, उम्मीद करते हुए कि वो एक फार्म शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे उनके रिश्ते में इंटीमेसी आ जाती है। जब ईश की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उसे शहर में दूसरी गाड़ियों से पेट्रोल निकालकर टैंक भरना पड़ता है। वो घर की छत पर सोलर पैनल लगाना भी शुरू कर देता है। एक सुबह वो गलती से छत से फिसल कर गिर जाता है और उसके टखने में चोट लग जाती है। एम्मा उसे अंदर ले जाती है और उसकी देखभाल करती है, ये स्वीकार करते हुए कि उसे और लोगों के साथ रहने की कमी महसूस होती है। बाद में जब इश सो रहा होता है वो अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखकर रोती है। जब इश ठीक हो जाता है तो वो फिर से बनाना शुरू कर देता है। एम्मा अनाउंस करती है कि वो प्रेग्नेंट है और इश घबरा जाता है क्योंकि वो एक बच्चे को इस तबाह दुनिया में लाने के बारे में हिचकिचाता है। वो लाइब्रेरी में चाइल्ड बर्थ पर किताबें ढूंढने जाता है जहाँ चूहे भी घूम रहे होते हैं। कुछ महीनों बाद उनकी छोटी सी फार्म अच्छी तरह से चल रही होती है जहाँ बहुत सारी सब्जियां और कुछ मुर्गियां हैं। हालांकि एम्मा बताती है कि उसे प्रोटीन की ज़रूरत है, इसलिए आयश हंटिंग करने जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कुछ गायों को ढूंढता है और बहुत हिचकिचाहट के बाद वो एक गाय को गोली मारता है और माफ़ी मांगता है। फिर वो एक किताब के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए उसे काटता है और मांस निकालता है, जिसे वो एक कूलर में घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद ईश आखिरकार सोलर पैनल का काम पूरा कर लेता है और घर में पावर आ जाती है, जिसका मतलब है कि वो फिर से फ्रिज में खाना स्टोर कर सकते हैं। एम्मा इस खुशी के पल को बुरी खबर से तोड़ देती है। उसे बेसमेंट में एक विशालकाय चूहा मिला है। उसे मारने के लिए डुबाना पड़ा क्योंकि उनके जाल इस आकार के चूहे के लिए पर्याप्त नहीं है। खिड़की से एक नज़र डालने पर पता चलता है कि सैकड़ों चूहे शहर पर कब्जा कर चुके हैं और अब उनके घर की ओर आ रहे हैं। ईश को एहसास होता है कि कचरा चूहों को आकर्षित कर रहा है, इसलिए वो तेजी से बाहर जाता है और उसे जलाने लगता है, जबकि एम्मा उन चूहों पर गोली चलाती है जो बहुत करीब आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ईश को गाय का बचा हुआ हिस्सा भी जलाना पड़ता है। चूहे फिर भी आते रहते हैं, इसलिए वो दोनों अंदर भागते हैं और हर दरवाजे, खिड़की और छेद को बंद करने का काम शुरू करते हैं। एम्मा टॉयलेट में ब्लीच भी डाल देती है। अचानक एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें एहसास होता है कि वो लकी को बाहर भूल गए हैं और चूहे उसे काट रहे हैं। इश के पास कोई चारा नहीं होता और वो दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से कुत्ते को अंदर ले आता है। बस 1 सेकंड के लिए दरवाज़ा खुला रहता है, लेकिन फिर भी कुछ चूहे अंदर घुस आते हैं और ईश उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है। गोली चूक जाती है क्योंकि चूहे लगातार हिल रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी बंदूक से उन्हें कुचलकर मार डालता है। बाद में एम्मा लकी के घावों की देखभाल करती है। इस अनुभव के बाद इश को डर लगता है कि कहीं वही एम्मा को डिलीवरी के दौरान न खो दे, इसलिए वो आखिर में स्वीकार करती है कि उसने 2 बेटियों को बिना किसी जटिलता के जन्म दिया था। उसने अपना पूरा परिवार उसी दिन खो दिया था जब वायरस फैला था। कुछ महीनों बाद जंगली बिल्लियों की वजह से चूहों का आतंक आखिरकार काबू में आ जाता है। वो दोनों अब घर को खोल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। उस दिन एम्मा को डिलीवरी पीड़ा शुरू हो जाती है और वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बच्चे का कंधा पहले बाहर आ रहा है। ईश किताब ढूंढना चाहता है जो बताती है कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, लेकिन एम्मा उसे डांटती है और उसे बच्चे की सही पोजीशन में लाने में मदद करती है ताकि सिर पहले बाहर आए। इससे डिलीवरी आसानी से हो जाता है और अब वो एक स्वस्थ बच्ची के माता पिता हैं। भविष्य के लिए फिर से आशा महसूस करते हुए एम्मा शहर में एक दीवार पर अपना पता लिखती है, जिससे बचे हुए लोगों को उनसे जुड़ने का न्योता मिलता है। ये एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा देखा जाता है। महामारी शुरू होने के 6 साल बाद ईश अकेले गाड़ी चला रहा होता है और गलती से एक शेर को टक्कर मार देता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जंगल में कोई उसे देख रहा है। वो उस व्यक्ति का पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है। इश पीछे हटता है और कसम खाता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, ये समझाते हुए कि उसके पास खाना है और वो अन्य बचे हुए लोगों के साथ रहता है। लड़की फिर से चिल्लाती है और भाग जाती है। जब ईश अपनी ट्रक पर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शेर गायब हो गया है और लड़की उसका पीछा कर रही है।
वो उसके द्वारा दिया गया एप्पल स्वीकार करती है और ट्रक के पीछे चढ़ जाती है। आइश लड़की को अपने घर ले जाता है और ये पता चलता है कि उसकी और एमा की 2 बच्चे हैं, हीदर और एलेक्स। उनके साथ 2 और बचे हुए लोग भी जुड़ चुके हैं, जॉर्ज और मॉरिन, और एमा फिर से गर्भवती है। सभी नई लड़की के प्रति दोस्ताना रवैया अपनाते हैं, लेकिन वो अभी भी बोलती नहीं है या ट्रक से बाहर निकलती। इसलिए ईश निष्कर्ष निकालता है कि उसे PTSD हो सकता है। उस रात लड़की ट्रक में सोती है। अगली सुबह मॉरिन लड़की के लिए नाश्ता लेकर आती है, जो चौंक जाती है और डिश गिरा देती है। जब लड़की उसकी कलाई पकड़ती है तो मॉरिन देखती है कि उनके शरीर पर एक जैसे निशान हैं और उसे अपने सीने पर भी निशान दिखाती है। वो उसे अपने बाल छूने के लिए भी कहती है, जिससे उसका भरोसा जीत लेती है। बाद में मॉरिन बताती है कि वो और जॉर्ज यहाँ कैसे पहुंचे और लड़की को नहाने के लिए मनाती है। इस बीच इश और जॉर्ज जंगल में जाते हैं और 2 बहुत ही मामूली झोपड़ियाँ ढूंढते हैं, जिनके पीछे कब्रें हैं। कुछ देर बाद मॉरिन लड़की के सामान को देखती है। उसकी डायरी में कई डरावने चित्र हैं और एक पत्र है जो बताता है कि लड़की का नाम एवी है। मॉरिन उस नाम का इस्तेमाल करती है और लड़की अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देती है, यहाँ तक कि वो साफ कपड़े और सोने के लिए एक कमरा भी स्वीकार कर लेती है। शाम को मॉरिन पत्र को दूसरों के साथ शेयर करती है। ये एवी की माँ द्वारा लिखा गया था, जिसमें उसने पाठक से विनती की थी कि वो उसकी बेटी की देखभाल करे। जब महामारी शुरू हुई तो एवी के पिता ने अपना गुस्सा उस पर निकाला और माँ बीमार थी, इसलिए वो उसकी रक्षा नहीं कर सकी। समूह सहमत होता है कि मॉरिन को उनके छोटे से परिवार में शामिल कर लिया जाए। जल्द ही एमा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम जोए रखा जाता है। 1 साल बाद समूह का एक अच्छा दिन चल रहा होता है कि अचानक घुसपैठ की चेतावनी बज उठती है। बच्चों को मॉरिन के साथ अंदर छोड़कर इश, एमा और जॉर्ज अपनी बंदूकें लेकर जांच करने जाते हैं। वो एक हथियारबंद महिला मॉली को पाते हैं और थोड़ी बहस के बाद सभी अपने हथियार नीचे रख देते हैं। मॉली उन्हें अपने दोस्तों जीन, एजरा और राइफ से परिचित कराती है और वो सभी घर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। और परिचय के बाद मॉरिन को एहसास होता है कि जीन एक मशहूर संगीतकार है। ये समूह ओरेगॉन से आया है और दावा करता है कि उन्होंने फ्लू के प्रकोप की वजह से वहां से निकलने का फैसला किया था। एमा उन्हें बताती है कि वो पड़ोस के घर में रह सकते हैं, लेकिन इश को अभी भी शक है। अगले दिन सभी सामान लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी बच्चों को पीछे रहना होता है और इश बहुत सख्त होता है जब वो नियम समझाता है। मॉली दवाइयों के बारे में पूछती है, लेकिन इश उसे बताता है कि सब खत्म हो चुका है, इसलिए उन्हें खाने पर ध्यान देना चाहिए। जब वो शहर पहुंचते हैं तो सड़क पर एक भैंसा होता है और ईश दूसरों को बताता है कि उसे नजरअंदाज करें। समूह खाना ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाता है, लेकिन मॉली नियम तोड़कर अस्पताल चली जाती है, जहां उसे कई घिनौने शव मिलते हैं। जीन बहुत सारी शराब लेती है और एजरा उसके लिए एक गिटार ढूंढता है। जब समूह वापस जाने के लिए इकट्ठा होता है तो उन्हें एहसास होता है कि मॉली गायब है। अस्पताल में मॉली को एक जंगली कुत्ता मिलता है और वो उसे डराने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करती है। फिर वो उसी एक्सटिंग्विशर से एक ताला तोड़ती है, जिससे उसे दवाइयों का एक बैकअप स्टैश मिल जाता है। जब वो आखिर में वापस आती है तो ईश उसे नियम तोड़ने के लिए डांटता है, लेकिन जब वो उसे दिखाती है कि उसने कितनी दवाइयाँ ढूंढ ली हैं तो उसे चुप होना पड़ता है। उस रात जीन अपने नए गिटार का इस्तेमाल करके बोन फायर पर सबके लिए गाती है और एजरा कुछ बुरे चुटकुले सुनाता है। जब सभी सोने चले जाते हैं तो जॉर्ज मॉरिन के साथ अपनी पसंदीदा याद शेयर करता है और वो पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस बीच जीन किचन में नशे में धुत हो जाती है। अगली सुबह मॉली जीन से मिलती है, जो स्वीकार करती है कि उसने बहुत पिया क्योंकि वो अपनी गर्भावस्था को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। ये स्पष्ट है कि वो ब्रेक डाउन में है, लेकिन मॉली फिर भी एजरा को नहीं बताने का वादा करती है। समय बीतता है और समूह शांतिपूर्वक रहना जारी रखता है। जीन का बच्चा स्वस्थ पैदा होता है और जल्द ही मॉरिन का भी अपना बच्चा हो जाता है। महामारी शुरू होने के 14 साल बाद सभी अभी भी एक बड़े परिवार के रूप में साथ रह रहे हैं और वो हीदर का जन्मदिन मनाते हैं। इश जॉय को अक्सर लाइब्रेरी ले जाता है, उम्मीद करते हुए कि वो उसे किताबों का प्यार दे सके। एक दोपहर इश और जॉय देखते हैं कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो घर वापस आने की जल्दी करते हैं। वो सुनिश्चित करते हैं कि सभी अंदर सुरक्षित हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि लकी गायब है। इश उसे ढूंढने जाता है और दुखी हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लकी को एक गिरे हुए पेड़ ने मार डाला है। एम्मा जल्द ही उसके पास आ जाती है और वो दोनों शव से लिपट कर रोते हैं। अगले दिन लकी को बगीचे में दफना दिया जाता है। बाद में ईश बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है कि अचानक एक पहाड़ी शेर झाड़ियों में दिखाई देता है। ईश बच्चों को भागने के लिए कहता है और उनकी रक्षा करने के लिए कूद जाता है, जिससे शेर उस पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। इतने सालों की चुप्पी के बाद एवी मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। जल्द ही अन्य वयस्क ईश को बचाते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। मॉली एक डॉक्टर है, इसलिए वो समूह को उसकी चोटों के साथ मदद करने के लिए मार्गदर्शन करती है। उसे ईश को स्थिर करने के लिए CPR देना पड़ता है।
इससे पहले कि वो उसके सभी घावों को बंद करने का काम शुरू करे। इस बीच एम्मा जंगल में जाती है और जब उसे शेर मिलता है तो वो बदला लेने के लिए उसे कई बार गोली मारती है। जब इश आखिर में उठता है तो मॉली स्वीकार करती है कि वो पूरी तरह से डॉक्टर नहीं है बल्कि कॉलेज छोड़ चुकी एक छात्रा है। हालांकि इश उसके ज्ञान पर भरोसा करता है और जल्द ही वो फिर से चलने लगता है, इसलिए वो अपने परिवार के पास वापस आ जाता है। महामारी के 17वें साल तक जोए एक उत्कृष्ट मछुआरा बन चुका होता है और इश उस पर बहुत गर्व करता है, जिससे एलेक्स जलन महसूस करता है। राइफ और हीदर अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अकेले सामान ढूंढने जा सकते हैं और घरों की तलाश करते समय वो पुरानी दुनिया की कई चीज़ों से उलझन में पड़ जाते हैं। वो अच्छी तरह से बातचीत करते हैं और जल्द ही डेटिंग शुरू कर देते हैं। आखिर में दोनों किशोर दुनिया को और देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और कुछ चर्चा के बाद उनके माता पिता उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। किशोर एक कार को सामान और बंदूकों से भर देते हैं ताकि वो बाहर सुरक्षित रह सकें। कुछ समय बाद एजरा देखता है कि इस मौसम में पौधे असामान्य रूप से सूखे हैं। किचन में एवी नल से पानी नहीं निकाल पाती और इतनी घबरा जाती है कि वो हैंडल तोड़ देती है। जलाशय की एक त्वरित यात्रा से पता चलता है कि पानी खत्म हो चुका है क्योंकि ये क्षेत्र सूखे से गुजर रहा है। पाइप भी जंग लगने और टूटने के कारण खराब हो चुके हैं क्योंकि उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। अगर जल्द ही बारिश नहीं होती तो उनके पास केवल 1 हफ्ते का पानी बचा है और वो भी तभी जब वो राशन करना शुरू कर दे। उसी समय वो 2 गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हैं, इसलिए समूह घर वापस भागता है क्योंकि ये नए लोग खतरनाक हो सकते हैं। कुछ मिनटों बाद चार्ली और पेरी गेट के बाहर पानी से भरा एक कंटेनर लेकर शांति का प्रस्ताव देते हुए दिखाई देते हैं। चार्ली बताता है कि उसके समूह को नेवादा के बाहर एक ड्रिल मिली थी और तब से वो कुओं को ड्रिल कर रहे हैं। वो इस ज्ञान को शेयर करने के लिए तैयार है, इसलिए एम्मा आखिर में उनके लिए गेट खोल देती है और दोनों समूह एक साथ भोजन शेयर करते हैं। ईश अपने सभी अतिरिक्त ईंधन के बदले में एक कुएं के लिए सहमत हो जाता है, इसीलिए लंच के बाद चार्ली खुदाई शुरू कर देता है। पूरी प्रक्रिया में लगभग 72 घंटे लगेंगे। दोपहर में ईश और चार्ली एक साथ शिकार पर जाते हैं और ईश चौंक जाता है जब चार्ली अचानक उसके पीछे गोली चलाता है और एक जानवर को मार देता है। चार्ली बताता है कि वो एक बहुत अच्छा शूटर है क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है और सिर्फ हिरण पर नहीं। बाद में डिनर के दौरान चार्ली अपने निशान दिखाता है और एवी की ओर देखता है, जो स्पष्ट असुविधा के साथ वापस देखती है, जिसे आयेश नोटिस करता है। अगली सुबह ईश एलेक्स को बताता है कि वो चार्ली की ड्रिलिंग में मदद न करे क्योंकि वो उस आदमी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन एलेक्स को लगता है कि उसके पिता अनुचित हो रहे हैं और वो उसकी बात नहीं मानता। ईश अपनी चिंताओं को एम्मा के साथ शेयर करने की कोशिश करता है, जो सोचती है कि वो सिर्फ पैरानॉइड हो रहा है। कुछ समय बाद चार्ली को चट्टान की एक परत को तोड़ने में कठिनाई होती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद ड्रिल चट्टान को तोड़ देती है और पानी की तलाश जारी रहती है। आयेश को देखना पड़ता है कि कैसे उसका परिवार चार्ली के समूह के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वो सभी एक साथ गाने लगते हैं। परेशान और उलझन में ईश अपना सिर साफ करने के लिए जंगल में टहलने जाता है, लेकिन आखिर में वो खो जाता है। उस शाम चार्ली जीन के साथ अपने सिगरेट शेयर करता है, लेकिन वो शराब लेने से मना कर देती है। चार्ली काफ़ी ज़बरदस्ती हो जाता है और केवल तभी पीछे हटता है जब जॉर्ज घर से बाहर आता है। इस बीच एम्मा अपने पति की चिंता करती है और उसे ढूंढने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन तभी ईश आखिर में वापस आ जाता है। एम्मा उसे बिना कुछ कहे गायब होने के लिए डांटती है और ईश स्वीकार करता है कि उसे चिंता है कि अगर उन्हें पानी मिल जाए तो क्या होगा। अगले दिन ड्रिल आखिरकार काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती है और पानी ज़मीन से बाहर फूट निकलता है। जब सभी जश्न मनाते हैं तो आयेश चार्ली से ईंधन लेकर जाने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली कहता है कि उसे ये जगह उससे ज़्यादा पसंद आई है जितना उसने सोचा था। कुएं के ठीक से स्थापित होने के बाद वो एक पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन आयेश अभी भी चिंतित है। एम्मा पेरी से पूछती है कि उसका समूह अब कहाँ जाएगा और पेरी कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि चार्ली को यहाँ रहना बहुत पसंद है। बाद में उस रात ईश एक महिला की चीख सुनता है और चारों ओर देखता है तो पता चलता है कि चार्ली एवी के कॉटेज से बाहर आ रहा है, जबकि उसका दोस्त साइलस पहरा दे रहा है। चार्ली ईश की चिंताओं को नज़रअंदाज करता है और अपने आरवी में वापस चला जाता है, जहाँ पेरी भी उस पर नाराज है। उसी समय ईश कॉटेज में जाता है और एवी को रोता हुआ देखता है क्योंकि चार्ली ने उसका फ़ायदा उठाया है। ईश का परिवार चार्ली से कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होता है। उन्हें लगता है कि वो उसे सिर्फ भेज नहीं सकते क्योंकि वो शायद वापस आ जाएगा, इसलिए उनके पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक बहस छिड़ जाती है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये आत्मरक्षा है, जबकि कुछ इसे हत्या मानते हैं। वो वोट करने का फैसला करते हैं और सभी हाँ कहते हैं सिवाय जॉर्ज के, जो मॉरिन के जोर देने पर अपना वोट बदल देता है। बाद में ईश चार्ली को ढूंढने जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। जब चार्ली मना करता है तो परिवार उसे घेर लेता है और ईश चार्ली के सिर पर हथौड़े से वार करता है। एक बार चार्ली गिर जाता है तो ईश उसके सिर को तब तक कुचलता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता।
एजरा को ईश को रोकना पड़ता है क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है और बार बार दोहराता रहता है कि हमें करना पड़ा। फिर ईश हथौड़े से सारा खून धोने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ये विडंबना है कि खून उस व्यक्ति का है जिसने उन्हें पानी दिया। एमा ईश को सांत्वना देती है और उसे बताती है कि उसने वही किया जो उसे करना था। अगली सुबह चार्ली के शव को समुद्र में फेंक दिया जाता है। परिवार पेरी को बताता है कि चार्ली चला गया है, लेकिन उसे और उसके लोगों को रहने की अनुमति है। पेरी असली मतलब समझ जाती है और वास्तव में राहत महसूस करती है क्योंकि वो भी चार्ली की पीड़ित है। बाद में वो बाकी समूह को बताते हैं कि चार्ली चला गया है और साइलस गुस्से में आ जाता है, ये कहते हुए कि चार्ली कभी भी योजनाएं नहीं बदलता। जब आयेश का समूह साइलस की प्रतिक्रिया के लिए अपनी बंदूकें तैयार करता है तो कोरी बताता है कि ये अच्छी बात है कि चार्ली चला गया है और उसके समूह के बाकी लोग उसका समर्थन करते हैं। साइलस उन सभी को कायर कहता है और समुदाय छोड़कर चला जाता है। जब एलेक्स घर से बाहर आता है और चार्ली के बारे में पूछता है तो ईश उसे बताता है कि वो चला गया है क्योंकि उसने एवी को चोट पहुंचाई थी। एलेक्स इस खबर को अच्छी तरह से नहीं लेता। उसी समय साइलस वापस आता है और रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ये कहते हुए कि ईश पहला व्यक्ति था जिसमें चार्ली के नियंत्रण से लड़ने की हिम्मत थी। हालांकि ईश उसे अंदर नहीं आने देता, ये कहते हुए कि साइलस भी दोषी है क्योंकि उसने परिवार को चेतावनी देने के बजाय चार्ली के लिए पहरा दिया था। महामारी शुरू होने के 20 साल बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि इंसानों की कमी के कारण पृथ्वी ठीक हो रही है। जॉय और कोरी कड़ी मेहनत करते हैं और डा विंची के हवाई जहाज का एक संशोधित संस्करण बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही इसे उड़ा सकेंगे। सभी उत्साहित हैं सिवाय एलेक्स के, जो अभी भी जलन महसूस करता है। शाम को जॉय स्वीकार करता है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और ईश उसके लिए एक जड़ी बूटी का मिश्रण बनाता है। हालांकि रात के बीच में जॉय अपने माता पिता के कमरे में पसीने से तरबतर आता है और अचानक बेहोश हो जाता है। ईश मॉली को ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कोरी और अन्य सदस्य भी बीमार हैं। मॉली बताती है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए ये एक सामान्य सर्दी नहीं हो सकती और उसे शक है कि ये मूल वायरस से जुड़ा हो सकता है। ईश उसके साथ आगे कैसे बढ़ना है इस पर बहस करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें पेरी आकर बताती है कि वो भी बीमार है। जल्द ही पूरा घर मॉली की मदद से बीमार लोगों की देखभाल करने लगता है। अभी भी इनकार में ईश जॉय की देखभाल करता है और उसके कमरे में चार्ली को देखने का अनुभव करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, ईश अपने अधिकांश घंटे जॉय के बगल में बैठकर बिताता है, जिससे एलेक्स गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बीमार होता तो उसके पिता इतने चिंतित नहीं होते। कुछ समय बाद हीदर वापस आती है, लेकिन वो अकेली है क्योंकि राइफ की मौत हो गई है। वो देख सकती है कि उसके माता पिता थके हुए हैं और जॉय को देखने के लिए एक शिफ्ट संभाल लेती है। हालांकि चाहे कितने भी दिन बीत जाएं, जॉय बेहतर नहीं होता और ईश को लगता है कि उसे चार्ली को मारने के लिए भगवान द्वारा सजा दी जा रही है। हताश होकर ईश पुल की बाधा में एक छेद काटने का फैसला करता है, जो उसके और एक साइकिल के लिए काफ़ी बड़ा होता है। अब वो आखिरकार पुल पार कर सकता है और बड़े शहर तक पहुंच सकता है, जो पौधों से ढका हुआ है। वो अस्पताल की ओर भागता है और कुछ दरवाजे तोड़ने के बाद उसे बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। अपनी खोज के दौरान उसे फिर से चार्ली का दर्शन होता है और उसका अपराध बोध उसे सताता रहता है। आइस चैपल में रुकने का फैसला करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसके बजाय जोए को ले ले। घर पर हीदर दूसरों के साथ अपनी यात्रा शेयर करती है। वो और राइफ उत्तर की ओर गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिलता। वो समुद्र तट को देखने जाते हैं और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन शहर बिना देखभाल के और सड़े हुए हैं। एक दिन उन्हें एक इमारत पर एक तीर के साथ कुछ नंबर दिखाई देते हैं। वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उन्हें अन्य इमारतों, पेड़ों और यहाँ तक कि चट्टानों पर भी वही तीर पेंट किए हुए मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं ले जाते। आखिर में वो एक पहाड़ के ऊपर कुछ दिन रुकने का फैसला करते हैं। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और जंगल में एक अजीब आदमी दिखाई देता है। हीदर उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाता है। जब वो अपने टेंट में वापस आते हैं तो वो आदमी फिर से दिखाई देता है और राइफ को पीछे से पकड़ लेता है। राइफ उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे चाकू से चोट पहुंचाकर जवाब देता है। एक गुस्से में हीदर तुरंत उस पर एक कुल्हाड़ी फेंकती है, जिससे वो मर जाता है। राइफ केवल अलविदा कह पाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसे दफनाने के बाद हीदर पैदल घर वापस आने लगती है, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई है। ये सब सुनकर जीन फिर से शराब पीने लगती है। जैसे ही इश वापस आता है, वो खून चढ़ाने के लिए चीज़ें तैयार करने लगता है, उम्मीद करते हुए कि वो अपनी इम्यूनिटी जॉय को दे सके। हीदर तुरंत उसे शांत करती है और उसे जल्दबाजी में कुछ करने के खिलाफ सलाह देती है। फिर वो उसे मौली के पास जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने यू पेड़ से एक नई दवाई बनाई है। इश जॉय को उठाता है और मौली के पास ले जाता है,
जो समझाती है कि दवाई का असर होने में कुछ दिन लग सकते हैं। चूंकि जॉय बुखार से जल रहा है, इश उसे ठंडे पानी से नहलाता है। कुछ दिनों बाद सभी बेहतर महसूस करने लगते हैं। मॉली समझाती है कि ये मूल वायरस का एक प्रकार है और वो इसे केवल इसलिए इलाज कर सकती है क्योंकि ये कमज़ोर है। इस बीच कोरी हीदर से उस आदमी का विवरण मांगता है जिसने राइफ को मारा था और उसे एहसास होता है कि वो साइलस था। अब उसे ये तय करना होगा कि इस रहस्य को रखना है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली दवाई जॉय पर काम नहीं करती, जो अपने माता पिता को अपने अंतिम शब्द कहता है और अपने बिस्तर पर मर जाता है। निशी इसे अच्छी तरह से नहीं लेता और अपने परिवार की चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ गति से घर से बाहर गाड़ी चलाता है। वो उस संकेत को ढूंढता है जो एमा ने सालों पहले पेंट किया था और उसे ढक देता है। फिर वो लाइब्रेरी जाता है और गुस्से में किताबें फेंकने और नष्ट करने लगता है। घर पर वो जॉय को कुछ और लोगों के साथ दफना देते हैं जो वायरस से नहीं बच पाए थे और एक छोटा सा अंतिम संस्कार करते हैं। बाद में एमा इश को लाइब्रेरी में माचिस हाथ में लिए हुए पाती है। वो उसे याद दिलाती है कि जॉय से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसके पास अभी भी अन्य बच्चे और दोस्त हैं जिनके लिए जीना है। ये उसे घर वापस आने के लिए मना लेता है, लेकिन वो अभी भी नहीं जानता कि कैसे फिर से जीना है। कुछ दिनों बाद इश हाइक पर जाता है और सूर्योदय का एक सुंदर नज़ारा देखता है जो दिखाता है कि दुनिया क्या बन गई है। जब वो वापस आता है तो वो बच्चों को बताता है कि उसने सब कुछ गलत समझा था। वो उन्हें पुरानी दुनिया के सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो एक अलग जगह में रहते हैं। इश अनाउंस करता है कि उन्हें अब उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब दुनिया उनकी शिक्षक है। 1 साल बाद इश आखिरकार खुद को जॉय के कमरे में जाने के लिए मजबूर करता है। सभी अनिस्तेमाल चीज़ों को उठाते हुए वो जॉय की डायरी ढूंढता है। लड़के ने और लोगों को ढूंढना चाहा था, भले ही इश सहमत नहीं था और उसने अपने एंटीना वाले रेडियो के लिए एक डायग्राम डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। अपने बेटे की विरासत को मनाने के लिए इश दूसरों को बताता है कि उनके पास एक नया प्रोजेक्ट है जिस पर साथ काम करना है। आखिर में रेडियो पूरा हो जाता है और एंटीना घर की छत पर लगा दिया जाता है। मशीन काम करती है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं देता। आयेश हर जागते घंटे हर फ्रीक्वेंसी को आजमाता रहता है, उम्मीद करते हुए कि कोई ना कोई जवाब देगा। एक दोपहर एमा उसे ब्रेक लेने के लिए मना लेती है और वो एक बेसबॉल गेम में शामिल हो जाते हैं जो दूसरे घर से रैंडम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके खेल रहे हैं। उनकी दोपहर मज़े से भरी होती है, लेकिन हीदर सोचती है कि एक बॉल गेम में इतने सारे नंबर क्यों हैं। इश समझाता है कि पुरानी दुनिया में हर कोई आंकड़ों, मापने और रैंकिंग हर चीज़ पर अटका हुआ था। ये सुनकर हीदर को तीर के साथ नंबर याद आते हैं और इश को एहसास होता है कि वो एक फ्रीक्वेंसी है। समूह रेडियो के पास दौड़ता है और हीदर के नंबर आजमाता है। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद उन्हें आखिरकार जवाब मिलता है। एक 77 सदस्यीय समुदाय 100 मील से कम दूरी पर एक स्टेट पार्क में है। कुछ चर्चा के बाद आयेश का समूह इन बचे हुए लोगों को अपने समुदाय में शामिल होने का न्योता देता है। महामारी की शुरुआत के 50 साल बाद एक बूढ़ा इश अपना हथौड़ा हीदर के सबसे बड़े बेटे को सौंपता है। इश उसे बताता है कि उसका आखिरी सबक ये है कि आदमी और औरत आते जाते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी बनी रहती है।